अस्सलामुअलैकुम, आप सबको मेरे चैनल एक्सपर्टीज हब पर खुश आमदीद। मैं हूं दरख्शां शेख और आज हम रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, जिसे हम अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं। रशियन रेवोल्यूशन के पार्ट 1 में हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह रशिया में रोमनोव डायनेस्टी का एंड होता है और किस तरह मोनार्की का खात्मा हो जाता है। लेकिन उसी के कुछ महीनों बाद अक्टूबर रेवोल्यूशन भी हो जाती है। इस रेवोल्यूशन के क्या काजेस थे और इसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी क्यों कहा जाता है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1917 में होने वाले फरवरी रेवोल्यूशन के कुछ ही महीने बाद रशिया में एक और इनकलाब बर्पा हो जाता है, जिसे हम अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। लेकिन अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में मजीद जानने से पहले हमें कुछ अहम शख्सियात के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है, जिसमें से एक है अलेक्जेंडर केरेंस्की। अलेक्जेंडर केरेंस्की रशिया में बतौर वकील काम कर चुके हैं और जब फरवरी रेवोल्यूशन के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट का इनेकाद हो जाता है, इस प्रोविजनल गवर्नमेंट में केरेंस्की एज अ मिनिस्टर ऑफ जस्टिस एंड मिनिस्टर ऑफ वॉर भी काम कर चुके हैं। देखिए, ये बात जान लेना बहुत जरूरी है कि रशिया में इनकलाब रशिया के लोगों की हालात की वजह से आया था, लेकिन फरवरी रेवोल्यूशन के बाद भी रशिया के लोगों के हालात नहीं बदले। लिहाजा कैपिटल में रिवॉल्ट होना शुरू हो गए और इन्हीं रिवॉल्ट को रोकने के लिए केरेंस्की प्राइम मिनिस्टर बन गए। यह है अक्टूबर रेवोल्यूशन की सबसे अहम शख्सियत व्लादिमीर इलिच उलियानोव, जिन्हें हम व्लादिमीर लेनिन या फिर सिर्फ लेनिन के नाम से जानते हैं। लेनिन कार्ल मार्क्स के मानने वाले थे और कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी पर यकीन रखते थे। जिस टाइम रशिया के अंदर फरवरी रेवोल्यूशन हुआ, उस टाइम लेनिन एग्जाइल में स्विट्जरलैंड थे। लेनिन वही शख्सियत है जिनका जिक्र मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुकी हूँ कि इनके भाई अलेक्जेंडर उलियानोव ने अलेक्जेंडर III पर कातिलाना हमला किया, जिसके तहत वो फांसी पर चढ़ा दिए गए। न सिर्फ इनके भाई बल्कि इनकी बहन को भी मौत के घाट उतार दिया गया। वजह यही थी कि ये दोनों बहन भाई अलेक्जेंडर III पर होने वाले कातिलाना हमले में मुलव्विस थे। लिहाजा लेनिन ने रशिया छोड़ दिया और स्विट्जरलैंड में कयाम पजीर हो गए। लेनिन एक पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक रखते थे और रोमनोव डायनेस्टी के खिलाफ थे। इन्हें मालूम था कि मोनार्की कभी भी लोगों के मसाइल का हल नहीं दे सकती। लेनिन बोल्शेविक्स पार्टी के लीडर थे और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट पर यकीन रखते थे। फरवरी रेवोल्यूशन के बाद जब रशिया में रोमनोव डायनेस्टी का खात्मा हो जाता है, तो लेनिन अपने वतन वापिस आ जाते हैं। अक्टूबर रेवोल्यूशन की एक और अहम शख्सियत का नाम था लेवर क्रोनिलव। लेवर क्रोनिलव जो थे वो एक वॉर जर्नल थे और ये रूसो जापानीज वॉर और वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे चुके थे। फरवरी रेवोल्यूशन के बाद जब केरेंस्की प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो इनको कमांडर इन चीफ बना। फरवरी रेवोल्यूशन के बाद भी रशिया के लोगों के हालात नहीं बदलते और रशिया के लोग केरेंस्की के खिलाफ हो जाते हैं। ऐसे में ही कोर्निलव जो हैं वो फौज के साथ सड़कों पर आ जाते हैं पेट्रोगार्ड की, लेकिन केरेंस्की इस बात को ऐसा समझते हैं कि कोर्निलव इनके खिलाफ कू करने वाले हैं। लिहाजा कोर्निलव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोर्निलव की गिरफ्तारी बोल्शेविक के लिए बहुत अहम थी। बोल्शेविक्स के लिए अब ग्राउंड और भी क्लियर हो चुका था। केरेंस्की तो ऐसा समझते थे कि कोर्निलव कू करने वाले हैं, लेकिन कोर्निलव ने यह बयान दिया था कि वो प्रोविजनल गवर्नमेंट से लॉयल हैं। फरवरी रेवोल्यूशन के बाद अखबारात में खबरें नशर होने लगती हैं कि रशिया के अंदर रोमनोव डायनेस्टी का खात्मा हो चुका है। लिहाजा वो तमाम इनकलाबी जो रशिया छोड़कर दूसरे मुल्कों में रिहाइश पजीर थे, वो अपने वतन वापस आने की तदाबीर सोचने लग जाते हैं। इनमें से एक थे लेनिन। लेनिन 16 अप्रैल 1917 में पेट्रोगार्ड पहुंचे और ऐसा कहा जाता है कि लेनिन को रशिया पहुंचाने के पीछे जर्मनी का हाथ था, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी और रशिया के लोगों को अलाइज की जगह से गुजरने की इजाजत नहीं थी। लेकिन फिर भी
लेनिन पेट्रोग्राड पहुंच जाते हैं। जर्मनी ने न सिर्फ लेनिन को रशिया पहुंचने की इजाजत दी, बल्कि इनको एक बंद रेलगाड़ी में मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ पेट्रोग्राड पहुंचाया गया। पेट्रोग्राड पहुंचने के अगले ही दिन लेनिन ने अप्रैल थीसिस पेश की। लेनिन के ख्याल में जो इनकलाब रशिया में आया वो किसी काम का नहीं था, क्योंकि पावर अभी भी अपर क्लास के ही हाथों में थी। मैंने आपको बताया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर वही लोग पावर में आए जो लैंडलॉर्ड्स थे या फिर नोबल्स थे या क्लर्जी थे, मींस अपर क्लास से बिलोंग करते थे। लेकिन लेनिन जो पावर चाहते थे वो सोवियट्स का चाहते थे, वो वर्कर्स का चाहते थे, वो पीजेंट्स का चाहते थे। इसीलिए लेनिन ने जो नारा लगाया वो था पीस, लैंड एंड ब्रेड। दूसरा लेनिन का कहना था कि ऑल पावर टू दी सोवियट, मतलब सोवियट्स के हाथ में पावर दी जाए। एक और जो मेन आइडियोलॉजी थी रशियन लेनिन के अप्रैल थीसिस की, वो ये थी कि पीस टू आर्मी, लैंड टू पीजेंट्स, कंट्रोल ऑफ द फैक्ट्रीज टू वर्कमैन। देखें, वो चाहते थे कि आर्मी को पीस दिया जाए, मतलब रशिया की आर्मी जो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर इन्वॉल्व थी, अब जब रोमनोव डायनेस्टी खत्म हो चुकी है तो उस आर्मी को भी पीस मिलना चाहिए। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि रशिया के अंदर फौज में भी बगावतें स्टार्ट हो गई थी। फौजी लड़ लड़ के थक चुके थे क्योंकि उनके पास मुकम्मल साजो सामान मौजूद नहीं था, लिहाजा आर्मी को भी पीस चाहिए था। लैंड टू पीजेंट्स, मतलब पीजेंट्स बहुत अरसे से जो काम कर रहे थे जमीनों के ऊपर, वो जमीनें उन्हीं के नाम कर दी जाए, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की जाए। दूसरा ये कि जो फैक्ट्रीज हैं उसमें वर्कर्स काम करते हैं, तो सोशलिज्म की फिलॉसफी के तहत जो असल राइट होता है वो वर्कर्स का होता है, इसीलिए फैक्ट्रीज का कंट्रोल भी वर्कर्स को ही दिया जाए। अप्रैल में रशिया पहुंचते ही अगले ही रोज लेनिन ने अपना एजेंडा लोगों के सामने रख दिया, जिसे हम अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। इस थीसिस में लेनिन ने 3 अहम बातों का मुतालबा किया। एक ये कि जंग को खत्म कर दिया जाए, दूसरा ये कि जो जमीनें हैं वो किसानों को दे दी जाएं, तीसरा ये कि बैंक को नेशनलाइज कर दिया जाए। देखें, इन तीनों बातों के लिए जो बोल्शेविक के लोग थे वो भी लेनिन से कुछ देर के लिए नाराज हो गए। वो कहते थे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट अभी अभी जो है वो पावर में आई है, उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो अपने तरीके से काम कर सके। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जाहिर सी बात है उन न सिर्फ वो लोग बल्कि रशिया के बहुत से लोग एक कसीर तादाद में लेनिन के साथ चल दिए। लेनिन रशिया को मुकम्मल तौर पे बदलना चाहते थे। यही वजह थी कि लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी का नाम भी बदल के रशिया कम्युनिस्ट पार्टी रखना चाहा। देखें, जो लेनिन था उसकी सारी की सारी जो अप्रैल थीसिस थी वो कम्युनिज्म से मुतासिर होके थी, वो कार्ल मार्क्स के आइडियाज पर थी। इसीलिए लेनिन चाहते थे कि वो जो बोल्शेविक पार्टी है उसका नाम भी रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रखे, मतलब पार्टी का एजेंडा जो है वो लोगों के सामने बिल्कुल उभर कर आए। फरवरी से अक्टूबर तक मुल्क में कई वाकयात और सानियात रोनुमा हुए। इस जमाने में रूस दर्द से कांप रहा था। और देखें, जब रशियन रेवोल्यूशन आई, फर्स्ट रशियन रेवोल्यूशन, इसके बाद थोड़ी आजादी लोगों को मिल चुकी थी। जो वर्कर्स थे उन्होंने अपनी अपनी छोटी छोटी सोवियट्स बनाना स्टार्ट कर दी, ट्रेड यूनियंस बनने लगी। इसी तरह जब ये काफी बन गई थी और लेनिन भी मुल्क में आ चुके थे, तो लेनिन ने क्या करा, लेनिन ने ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत बुलाई। ये एक तरीके की मीटिंग थी जिसके अंदर तकरीबन तमाम ही सोवियट जो थी उनको बुलाया गया। इस मीटिंग में मतलब फर्स्ट रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत हुई, फिर सेकंड हुई, थर्ड हुई, आफ्टर ऑल ये चलती रही। इवन अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद भी इन्होंने अपना काम जारी रखा। लेकिन जून 1917 को ये फर्स्ट टाइम बुलाई गई और इस टाइम भी जो बोल्शेविक्स थे वो तादाद में ज्यादा थे।
अब रशिया दोबारा दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ थी सोवियत और दूसरी तरफ थी रशियन की ऑनगोइंग गवर्नमेंट यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट, जिसमें केरेंस्काय जो थे उनकी पावर चल रही थी। ये जुलाई 1917 की तस्वीर है, 16 जुलाई 1917 की, जब जो वर्कर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसमें वर्कर्स भी शामिल थे, मेनली बॉल्शविक्स थे। ये प्रोटेस्ट कर रहे थे लेकिन इनके ऊपर फायर कर दिया, और ये फायर केरेंस्की के हुक्म की बात हुआ था। केरेंस्की ने कहा कि तकरीबन 6000 लॉयल सोल्जर्स जो हैं उनको यहाँ भेजा जाए और इनको सप्रेस किया जाए। जो भी बॉल्शविक्स जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं उनको सप्रेस कर दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही किया गया और बॉल्शविक्स को जो है सप्रेस कर दिया गया। अब लेनिन अपनी तैयारियां और मजबूत करना चाहते थे। लेनिन को इस बात की रियलाइजेशन हुई कि अब हमें मिलिट्री में भी अपना पावर चाहिए। जुलाई में जब केरेंस्की ने हमला करवाया बॉल्शविक्स के ऊपर, तब बॉल्शविक्स के नारे ये थे, डाउन विथ फॉर ऑल पावर टू दी सोवियट्स, और इन्होंने लाल झंडे उठाए हुए थे जो कि इनकलाब की निशानी था। रशिया में फौज, मजदूर, किसान सब प्रोविजनल गवर्नमेंट से अदम ताउन कर रहे थे। फौज न सिर्फ जर्मन से जंगबंदी की डिमांड कर रही थी बल्कि जो अपने सख्त गिर अफसर्स थे उनको भी कत्ल कर रही थी। फौज के दस्ते फरार होने शुरू हो गए थे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि फौज में भी बगावत आ गई थी और फौज भी टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। लिहाजा लेनिन ने इस बात को जरूरी समझा कि अब वक्त है कि कनेक्शन बना लिया जाए मिलिट्री के साथ भी। लिहाजा लेनिन ने मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी तश्कील दी जो कि लियोन ट्रोट्स्की के अंडर काम कर रही थी। इस कमेटी का अहम मकसद बॉल्शविक्स की ताकत को बढ़ाना था। जैसे ही पावर लेनिन के हाथ में आती है, लेनिन रशिया को जंग से निकाल लेते हैं। हमने देखा कि रशिया में फरवरी रेवोल्यूशन के कुछ ही महीने बाद अक्टूबर रेवोल्यूशन भी हो जाता है। क्या फरवरी रेवोल्यूशन काफी नहीं था? दरअसल फरवरी रेवोल्यूशन एक सियासी इनकलाब था, क्योंकि इसके बाद भी मुआशरा के बेबुनियादी उसूल यानी कि इनफरादी मलकियत के कवानीन और दौलत के तकसीम के तरीके वही पुराने रहे थे। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई थी। अक्टूबर रेवोल्यूशन एक माशरती इनकलाब था, क्योंकि इसके बाद इनफरादी नफे के बजाय इज्तिमाई नफे पर जोर दिया गया। इसीलिए इसे द रियल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुल्क से वफादार रहिए।